नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 4 नवंबर 2022 के डेली न्यूज़ एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। कौन-कौन सी न्यूज़ डिस्कस करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि रिसेंटली ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ चाइना गए थे। इसके बारे में मैंने कल डिस्कशन किया था। इनका एक जॉइंट स्टेटमेंट आया है जिसमें जम्मू एंड कश्मीर के रिस्पेक्ट में कुछ रेफरेंसेस हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। तो इस बात को लेकर इंडिया ने बोला है कि जम्मू एंड कश्मीर इज़ एन इनएलिएबल प्रॉपर्टी टेरिटरी ऑफ इंडिया और उसके बारे में कोई भी थर्ड पार्टी बात नहीं करेगी। नो वन हैज द लोकस्ट स्टैंडी यानी कि अथॉरिटी टू स्पीक ऑन कश्मीर। तो ये इंडिया ने स्टेटमेंट दिया कश्मीर को लेकर। अक्सर अगर पाकिस्तान इंडिया स्टेटमेंट देते रहते हैं। उसके बाद कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 शर्म अल शेख इजिप्ट में जो पूरा का पूरा आप कह लो इवेंट होने वाला है, इसको लेकर आज एक एडिटोरियल भी है। एडिटोरियल कौन सा है, तो यहाँ पे वनाउटीज बिग प्लिया डज लिटिल टू अरेस्ट द क्लाइमेट चेंज। तो ये पर्टिकुलर एडिटोरियल में भी शर्म अल शेख में जो COP 27 होने वाला है इसकी बात की गई। तो दोनों चीज़ें देखेंगे। फिर भाई होम मिनिस्ट्री ने राज्यों से कहा है कि चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर्स को अपॉइंट करिए, CWPO को, जिसके बारे में बात करेंगे। 2021-22 में प्री प्राइमरी इनरोलमेंट्स मतलब कि प्राइमरी स्कूलिंग से पहले जो बच्चों की स्कूलिंग होती है उसमें कितने बच्चों का एडमिशन हो रहा है, ओवरऑल कितने बच्चों का एडमिशन हो रहा है, इसके रिस्पेक्ट में कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं, इसकी बात करेंगे। अमूर फैल्कॉन्स नागालैंड मणिपुर में पहुंच रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। इसराइल के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू फिर से PM बनने वाले हैं, इसके बारे में बात करेंगे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कोर्ट ने बोला है कि अगर आपके पास जिहादी लिटरेचर है इसका मतलब आपने ऑफेंस किया हो, ऐसा जरूरी नहीं है, इसको देखेंगे। फिर एक फंगस और गोल्ड के आप कह लो कुछ मिनिएचर सेल्स को मिला के एक गोल्ड मशरूम कॉम्बो बनाया जा रहा है और इस कॉम्बो के थ्रू एक इंसान की बॉडी के अंदर ड्रग की डिलीवरी को और इनहेंस किया जा रहा है, एफिशिएंट किया जा रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। माउंट किलिमंजारो में जो आग लगी है उसके बारे में बात करेंगे। फिर भाई ये जो द वायर करके पब्लिकेशन है, वेबसाइट वगैरह आपको दिखती है, इसको लेके कुछ रीसेंट इश्यूज हो गए हैं। ओवरऑल दिल्ली पुलिस ने छापे वगैरह मारे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ पे फिर से PM बनने वाले इजराइल में, इसके बारे में बात करेंगे। ये चाइना 20th मॉनिटरी कांग्रेस में कुछ खास अलग लगा नहीं मुझे इस आर्टिकल में, तो ये डिस्कस नहीं करूँगा। तो इतने आर्टिकल्स आपके साथ डिस्कस करूँगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इस लेक्चर की PDF और नोटिफिकेशन दोनों मिल जाएगी। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, अप इन आर्म्स। अप इन आर्म्स मतलब बीइंग ग्रम्पी और एंग्री अबाउट समथिंग, प्रोटेस्टिंग विगरसली अबाउट समथिंग, मतलब किसी चीज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना, किसी चीज के बारे में नाराजगी रखना, इसको आप बोलते हो अप इन आर्म्स। पहली न्यूज GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस। नो अदर कंट्री हैज द लोकस स्टैंडी टू स्पीक अबाउट कश्मीर इंडिया। देखिए क्या है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पाकिस्तान के, ये चाइना गए और चाइना में जाके ओवरऑल इन्होंने बातचीत की। उसके बाद चाइना पाकिस्तान का एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आया। अब इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में जम्मू एंड कश्मीर को लेकर रेफरेंसेस थे, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर रेफरेंसेस थे। तो इंडिया ने ये बोला है कि ये जो रेफरेंसेस हैं जम्मू एंड कश्मीर के, ये अनवारंटेड है। और ये जो नए प्रोजेक्ट्स बनाने की बात की जा रही है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, जहां पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चल रहा है, ये भी गलत है। पाकिस्तान और चाइना इन दोनों में से किसी को भी अथॉरिटी नहीं है कि वो बिना इंडिया के परमिशन के पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो कि इलीगली ऑक्युपाइड टेरिटरी है पाकिस्तान के अंदर, जिसमें कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह इंप्लीमेंट करें। ठीक है ना, ये प्रोजेक्ट्स इंडिया की सोवरेन टेरिटरी पे इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं इलीगल एक्सटर्नल ऑक्यूपेशन के अंदर। तो CPEC का किसी भी प्रकार का एक्सटेंशन, चाहे वो अफगानिस्तान जा रहा हो, चाहे नए प्रोजेक्ट्स की बात हो, वो इलीगल है। ये सब बातें यहाँ पे ओवरऑल कही जा रही हैं भारत सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, MEA स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची जी के द्वारा। ओके भाई। फिर भाई नवाज शरीफ और जब ये चाइना की जो प्रीमियर है ली केकांग, इनकी जब बातचीत हुई तो उसके बाद ये बोला गया कि यार एक सिंसियर डायलॉग होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर के डिस्प्यूट को लेके, UN चार्टर को लेके, रेलेवेंट UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस और बायलैटरल एग्रीमेंट्स के हिसाब से। हालांकि इंडिया ने यहाँ पे साफ साफ बोला है कि यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, दे आर इंटीग्रल एंड इनएलिएबल पार्ट्स ऑफ कंट्री। कोई भी दूसरी कंट्री इनके ऊपर कमेंट नहीं कर सकती, कोई भी थर्ड पार्टी मीडिएशन यहाँ पे हो नहीं सकता, सिर्फ बायलैटरल बेसिस पे इशू को सॉर्ट आउट किया जाएगा। चाइना का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, चाइना यहाँ से बाहर रहे। 1971 में भी जब बांग्लादेश के लिबरेशन के बाद बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, तब भी ओवरऑल सरकारों ने डिसाइड किया था कि कश्मीर के इशू को बायलैटरली सॉल्व करेंगे। लेकिन ओवरऑल इंटरनेशनल रिलेशंस में ना, आपने जो भी मुद्दों के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं,
आप उनको कन्वीनियंटली भुला सकते हो जब आपकी कंडीशन ऐसी हो जाए कि हाँ आप उनको भुला सको और किसी चीज़ को पेरूज करो। तो इंटरनेशनल रिलेशन में जो कुछ भी लिखा गया, जैसे कि अब आप देखो इंडिया चाइना के बहुत सारे बॉर्डर पैक्ट साइन हो रखे, बट उन बॉर्डर पैक्ट्स को वॉयलेट किया है ना चाइना ने, घुस के इंडिया की टेरिटरी के अंदर आए तो है ही ना वो। तो ओवरऑल इससे पता ये चलता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में किसी भी प्रकार का अगर कोई रिटर्न एग्रीमेंट हो और उसको दूसरी कंट्री माने कि हाँ भाई ये तो हमेशा फॉलो किया जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, प्लस ओवरऑल रिसेंटली ही जयशंकर साहब ने इस चीज को पॉइंट आउट किया है, दो चीजों को पॉइंट आउट किया है। एक तो ये इनडायरेक्टली पॉइंट आउट किया था कि लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के टेररिस्टों को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 1267 लिस्ट ऑफ सैंक्शंस में इंक्लूड करने से रोक रहा है चाइना। तो जयशंकर साहब ने इनडायरेक्टली ये बोला था कि 1267 सैंक्शंस कमेटी में इंडिया कुछ टेररिस्टों को इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा है, चाइना रोक रहा है टेक्निकल होल्ड के थ्रू। इस बात को लेकर भी पाकिस्तान चाइना ने बोला कि नहीं भाई ये सही नहीं है ऐसे बोलना। दूसरा, जयशंकर साहब ने अभी रिसेंटली एक एससीओ मीटिंग होस्ट की गई थी चाइना के द्वारा, इसमें यह बोला था कि इंडिया अपोज करता है टू कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स दैट इग्नोर सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल कंसर्न। तो बेसिकली ये सीपीईसी की बात कर रहे हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से गुजरता है। तो ओवरऑल इंडिया के ये कुछ ऐसे स्टैंड्स हैं जो चाइना को पसंद नहीं आते। पसंद नहीं आते तो नहीं आते, हम अपने स्टैंड से तो अलग हो नहीं सकते। तो इस बात को लेकर समय समय पे अलग अलग जो फैक्शंस है वो अपनी अपनी बातें बोलते रहते हैं। चाइना पाकिस्तान अपना राग लापते हैं, इंडिया अपना स्टैंड पुटअप करता है और कोई एडजुडिकेशन यहाँ निकल के आ नहीं रहा है। कुल मिला के हो ये रहा है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो पाकिस्तान चाह रहा है, चाइना चाह रहा है, वो कर रहे हैं। तो हमें भी ओवरऑल अपना स्टैंड इतना स्ट्रांग रखना पड़ेगा कि हमें जो करना है वो हम करेंगे, तुमको जो लगता है तुम कर लो। फिर जीएस पेपर 3 क्लाइमेट चेंज, इंडिया विल इंसिस्ट ऑन एक्शन क्लियर फ्रेमवर्क एट COP27। तो भाई देखिए 27वां एडिशन होने वाला है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी शर्म अल शेख इजिप्ट, इसको आप COP27 बोलते हो। तो जो भूपिंदर यादव साहब है मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज, इन्होंने ये बोला है कि भाई देखिए डेवलप्ड कंट्रीज ने लंबे समय से प्रॉमिस कर रखा है डेवलपिंग कंट्रीज को कि क्लाइमेट चेंज थ्रेट्स को टैकल करने के लिए हम आपकी फाइनेंशियल मदद करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। इस बात पे क्लैरिटी चाहिए हमको, क्या है आपके क्लाइमेट फाइनेंस का मतलब, क्या है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मतलब, कब तक ये टेक्नोलॉजी और पैसा हमारे पास आएगा, इसके बारे में आप क्लियर कट एक टाइमलाइन दो। वेस्ट ने प्रोमिसेस तो कर दिए हैं, बट वो प्रोमिसेस पे नीचे खरे नहीं उतर रहे हैं। साफ साफ बात ये भी है कि जब ओवरऑल क्लाइमेट फाइनेंस की बात की तो क्लाइमेट फाइनेंस में लोन और ग्रांट का क्या मुद्दा है। ग्रांट होती है कि आपने पैसे दे दिया वापस नहीं लोगे, लोन होता है कि आपने पैसा दे दिया इंटरेस्ट रेट पे आप वापस लोगे। तो क्लाइमेट फाइनेंस में कुछ जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, पहले तो वो बोलती थी कि हम जो आपका पैसा देंगे वो आपका ही है, आपको हमें वापस नहीं देना, लेकिन अब क्लाइमेट फाइनेंस में डेवलप्ड कंट्रीज ये बोल रही है कि हम आपको लोन देंगे, ग्रांट नहीं देंगे। तो लोन और ग्रांट तो अलग चीज हो गई ना। तुम हमको उधार पे पैसा दे रहे हो, इंटरेस्ट ब्याज पे वापस लोगे, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। समझ गए बात को। तो ओवरऑल इंडिया यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी मांगेगा, क्लाइमेट फाइनेंस इस फ्रेज का मतलब मांगेगा डेवलप्ड कंट्रीज से वेस्टर्न कंट्रीज। सिंस 2008 हर साल डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को $100 बिलियन देंगे क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, अडेप्ट करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए। लेकिन कई साल बीत गए, ये पैसा यहाँ पे अवेलेबल कराया नहीं गया। 2008 से लेके 2022 14 साल हो चुके हैं। तो $100 बिलियन के हिसाब से $1400 बिलियन यानी कि $1.4 ट्रिलियन अब तक आ जाना चाहिए था, बट कुछ ज्यादा आया नहीं है यहाँ पे। और जो लोन कंपोनेंट है उसको भी यहाँ पे काउंट कर रहे हैं क्लाइमेट फाइनेंस में वेस्टर्न कंट्रीज। इस बात को लेके इंडिया और बाकी डेवलपिंग कंट्रीज नाराज हैं। फिर अगर आप देखो तो इस साल अगस्त 2022 में हमारी केंद्र की सरकार की कैबिनेट ने इंडिया के नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन को थोड़ा अमेंड किया है, थोड़ा आप कह लो इसमें चेंजेस किए। जब दिसंबर 2015 में पेरिस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई थी, तब हमने अपने INDC स्पेल आउट किए थे, इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन स्पेल आउट किए थे। और उस समय पे बोला था कि भाई देखिए बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी ग्लोबल टेम्परेचर 2 डिग्री ना पार कर जाएं, इसलिए इंडिया की एमिशंस इंटेंसिटी ऑफ इट्स GDP 45% होगी 2030 तक व्हेन कंपेयर टू 2005। फिर पहले ये था कि हमारी जो इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी की पावर है 40% रेन्यूएबल सोर्सेज से आएगी 2030 तक, ये इंडिया का स्टेटमेंट था। हालांकि वो 40% हम अभी ही पहुंच चुके हैं 2022 में। तो इंडिया ने यहाँ पे अमेंडमेंट किया और बोला कि 2030 तक हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी का 50% रेन्यूएबल एनर्जी से आएगा। तो इंडिया ने ये एक एक्स्ट्रा अमेंडमेंट कर दिया है कि जो हमारी रेन्यूएबल एनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होगी वो 2030 तक 50% होगी। पहले ये नंबर 40% था।
प्लस इंडिया में पहले भी मोदी जी ने ग्लासगो स्कॉटलैंड समिट 2021 में अनाउंस किया था कि इंडिया नेट जीरो हो जाएगा 2070 तक। मतलब जितना हम एमिशन कर रहे हैं उतना ही हम एमिशन को न्यूट्रलाइज भी कर रहे होंगे, हम एक्स्ट्रा एटमॉस्फेयर में कुछ भी एमिशन नहीं कर रहे होंगे। फिर इंडिया ने ये बोला कि हम सपोर्ट करेंगे उन इनिशिएटिव्स को जिसमें बाकी डेवलपिंग कंट्रीज को भी हम थोड़ा बहुत टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे ताकि वो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से होने वाले लॉसेस को कम कर पाए, मिनिमाइज कर पाए। हालांकि अभी के लिए इंडिया और बाकी दुनिया ही इन लॉसेस से जूझ रही है। फिर शर्म अल शेख में लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट नाम का इंडिया का खुद का एक पेविलियन होगा। भारत सरकार ने और मोदी जी ने दुनिया भर की कंट्रीज को कॉल किए कि भाई जो लोगों की लाइफस्टाइल होनी चाहिए ना वो थोड़ी सस्टेनेबल होनी चाहिए। क्या है, वेस्टर्न कंट्रीज में जो कंज्यूमर्स है ना वो जरूरत से ज्यादा कंज्यूम करते हैं। इंडिया का एक इंडिविजुअल जितनी पावर और जितना कार्बन स्पेस कंज्यूम करता है उसके 10 गुने से ज्यादा एक यूएस का नागरिक कंज्यूम करता है। समझ गए? तो ये जो लाइफस्टाइल पेविलियन है ये लोगों को एक आप कह लो एडवाइस देगा कि भाई आप अपनी लाइफस्टाइल्स को कुछ इस प्रकार से मेंटेन करिए जिससे ओवरऑल आप अपने आगे आने वाली जनरेशंस के लिए भी कुछ छोड़ें। जैसे यूएस वगैरह में देखो एसी खुला छोड़ दिया, घर से बाहर निकल के दिन भर लाइटें जल रही हैं, ठीक है ना, पेट्रोल चला के गाड़ी के अंदर बियर पी जा रही है, ओवरऑल गाड़ी चालू है, पेट्रोल खर्च हो रहा है। तो मतलब आपके पास रिसोर्सेज हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिसोर्सेज को बर्बाद करो, वेस्ट करो, आप उनको प्रोटेक्ट करो, उतना ही इस्तेमाल करो जितना जरूरी है। तो आगे कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं। 2022 की यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जिसको आप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ऑफ द UNFCCC बोलते हैं, COP 27वां यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है, 6 से 18 नवंबर 2022 शर्म अल शेख में होगा। अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ इजिप्शियन मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स सामेह शौकरी। 90 हेड्स ऑफ स्टेट एंड रिप्रेजेंटेटिव 190 कंट्रीज के इसको अटेंड करेंगे। आप कह लो UN क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट 1992 के बाद से ये कॉन्फ्रेंस लगातार हर साल हो रहा है। अब दोस्तों इस पर्टिकुलर आर्टिकल के साथ मैं जो इसके पैरेलल आज का एडिटोरियल का आर्टिकल आता है वो भी निपटाना चाहता हूं, ठीक है ना, ताकि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है COP 27 वो एक बार में हो जाए। तो ये वो एडिटोरियल का आर्टिकल है, RR रश्मि जी ने लिखा है, डिस्टिंग्विश्ड फेलो है ये द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली टेरी में, ठीक है ना भाई। यहां पे भी आपकी शर्म अल शेख इजिप्ट में होने वाली COP 27 की बात की जा रही है। अब क्या है देखिए, इस पर्टिकुलर यहां पे क्या बोला जा रहा है, इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में रशिया यूक्रेन क्राइसिस के चलते ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बहुत ज्यादा क्लाइमेट चेंज को अरेस्ट करने के लिए ज्यादा कुछ किया नहीं जाएगा। बात यह है कि ग्लोबल एनर्जी सप्लाई शॉर्टेजेस हैं। अब यूक्रेन और यूरोप रशिया से ज्यादा गैस इंपोर्ट कर नहीं रहे, तो चूंकि ज्यादा गैस इंपोर्ट कर नहीं रहे तो यूरोप खुद के कोल पावर प्लांट चला रहा है। तो कोल के कंजम्पशन को कम करने के लिए ज्यादा बातें COP 27 में होगी नहीं। लेकिन एक प्लेयर यहां पे है जिसको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। वनाउतु एक स्मॉल पैसिफिक आइलैंड, एक छोटी सी कंट्री है, ज्यादा लोग इसकी सुनेंगे नहीं, लेकिन एक्चुअली में ये छोटी सी कंट्री बहुत सारे छोटी छोटी आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। और रिसेंटली अगर आप देखो तो प्रेसिडेंट ऑफ वनाउतु ने जनरल असेंबली में कॉल दी कि इनको एक अडॉप्ट करना चाहिए यूनिवर्सल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी टू बैन द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स अक्रॉस द वर्ल्ड। मतलब प्रेसिडेंट ऑफ वनाउतु यहां पे कॉल दे रहे थे यूनाइटेड नेशंस के अंदर कि पूरी दुनिया को एक नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी अडॉप्ट करनी चाहिए जिससे फॉसिल फ्यूल के यूज को ये बैन कर देंगे। तो ये जो वनाउतु है ना ये बहुत सारे स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। मॉरिशस हो गया और जो भी आपको पैसिफिक आइलैंड्स में छोटी छोटी कंट्रीज मिल जाएंगी, क्योंकि क्या है जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, ओशन का सी लेवल बढ़ेगा तो सबसे पहले कौन डूबेंगे, यही स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज बोलती है ना इसको दुनिया सुनती है, यूनाइटेड नेशंस भी सुनता है। और जब ओवरऑल ये यूनिवर्सल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की कॉल दी प्रेसिडेंट ऑफ वनाउतु ने तो बहुत सारे दुनिया के लोगों ने इस कॉल को रिस्पॉन्ड भी किया है, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, चाहे सिविल सोसाइटी हो, इन सब ने पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया है प्रेसिडेंट ऑफ वनाउतु को। इनफैक्ट मेयर ऑफ कलकत्ता की अगर आप बात करो वेस्ट बंगाल की तो इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। उसके बावजूद भी कलकत्ता का मेयर यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ वनाउतु की बातों के साथ वाक्य रख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट ऑफ वनाउतु की बातों को सीरियसली लिया जा रहा है। अब बात देखिए यहाँ पे ये है कि वनाउतु की ये जो रिक्वेस्ट है फेज आउट ऑफ कोल की, ये ग्लासगो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में भी सामने आई थी। अब दो शब्द हैं यहाँ पे, एक तो फेज आउट ऑफ कोल की बात हो रही, फेज आउट,
OU2, एक है फेज डाउन। दो चीजें आ रही हैं यहाँ पे, फेज आउट और फेज डाउन, ठीक है। फेज आउट का मतलब ये होता है कि कोल के यूजेज को थोड़ा कम करना, मतलब खत्म करना धीरे धीरे, और फेज डाउन का मतलब होता है कम करना। फेज डाउन मतलब ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, ओवर द फोर्सेस आप कोल के यूजेज को कम कर रहे हो। फेज आउट मतलब ओवर द कोर्स ऑफ टाइम आप कोल के यूजेज को बिल्कुल खत्म कर रहे हो। तो फिर जब यूनाइटेड नेशंस में अगर आप देखो तो जब फेज आउट की बात की वैनुअतु और स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स ने, तो इंडिया ने प्रोटेस्ट किया, और इतना प्रोटेस्ट किया कि ये इसको फेज आउट से फेज डाउन कर दिया। मतलब कोल के यूजर्स को कम करेंगे, बिल्कुल हटाने की हम बात अभी नहीं कर सकते। रीजन ये है, डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया का ये बोलना है कि भाई आप हमसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोल जो कि हमारी एनर्जी का मेन स्टे है, हम उसके यूज को बंद कर दें। अरे हमें अभी कोल एनर्जी की जरूरत है अपने डेवलपमेंट के लिए। समझ गए बात को। अब यहाँ पे जब COP27 शर्म अल शेख की कॉन्फ्रेंस होने वाली है, यूनाइटेड नेशंस ये UNFCCC की, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज की जब बात होने वाली है, तब यहाँ पे जो अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स है, ये क्या कर रहा है कि COP27 में फॉसिल फ्यूल के एलिमिनेशन के एक प्लान को पुटअप करने की कोशिश कर रहा है। तो अब देखिए, दो जगहों पे कोशिश की गई, एक तो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में कोशिश की गई, और अब ये जो COP27 होने वाला है UNFCCC के बैकेट के अंदर, यहाँ पे भी कोशिश की जा रही है। अब इंडिया के पर्सपेक्टिव से सोचो तो यूनाइटेड नेशंस में मान लो कोई मैंडेट पास हो भी जाता है तो इंडिया को उतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के मैंडेट को इम्प्लीमेंट करना जरूरी नहीं है, आपके ऊपर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाली जाएगी। यूनाइटेड नेशंस के अंदर अगर किसी बात का कोई रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो उसके बाद अगर आप एज अ कंट्री उसको ना मानो तो आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं हो सकता। लेकिन जब बात आती है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की, UNFCCC की, UNFCCC के अंदर जब भी कोई कन्वेंशन या रेजोल्यूशन पास होता है, अगर आप उसको नहीं मानोगे तो आपके ऊपर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जा सकती है। तो आगे आने वाले शर्म अल शेख में अगर ये अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स कोई रेजोल्यूशन पास करा ले जाते हैं, तो उस रेजोल्यूशन को इंडिया ना फॉलो करे अपने क्लाइमेट प्लान्स में, तो इंडिया को यहाँ पे लीगली रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है। समझ गए। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही है। फिर एंड में बोला जा रहा है कि भाई ओवरऑल डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो कि बहुत ही लैविश लाइफस्टाइल जीता है, ज़रूरत से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज को कंज्यूम करता है, जिसकी वजह से ग्लोबल एमिशंस बढ़ रहे हैं। डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में भी एक ऐसा बड़ा तबका है जो कि इररिस्पॉन्सिबल तरीके से अपनी लाइफस्टाइल जीता है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को कंज्यूम करता है, जिसके चलते हमारे एनर्जी यूजेज बहुत ज़्यादा है। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। और इसी बीच में कॉल दी गई लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की। ये कॉल तो इंडिया के अंदर मोदी जी ने दी और इसको सपोर्ट किया यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस साहब ने। तो बेसिकली मोदी जी और एंटोनियो गुटेरेस साहब ने मिलकर ये पर्टिकुलर कॉल दी थी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की, कि भैया अपनी लाइफस्टाइल ऐसी रखो जिससे ओवरऑल दुनिया में सस्टेनेबिलिटी बनी रहे, आप बिल्कुल कंज्यूमरिस्टिक मोड में ना रहो। तो ये सब बातें। फिर क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की बात की जा रही है डेवलपिंग कंट्रीज में, ग्रोइंग कंट्रीज में, एनर्जी इनोवेशंस की बात की जा रही है, अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करने की बात की जा रही है। ये सब बातें भी यहाँ बताई गई। फिर भाई अगली न्यूज़, होम मिनिस्ट्री मतलब केंद्र की होम मिनिस्ट्री ने राज्यों से बोला है कि भैया जल्दी से जल्दी चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर्स को अपॉइंट करो। GS पेपर 2 चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर में न्यूज़ आपको काम आएगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने स्टेट यूनियन टेरिटरीज को बोला है कि चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर अपॉइंट करिए हर पुलिस स्टेशन में। इनका काम होगा चिल्ड्रन के साथ डील करना, वो चिल्ड्रन भले ही विक्टिम्स हो या फिर किसी ने अगर क्राइम कर रखा हो, एनी केस अगर चिल्ड्रन से रिलेटेड मैटर है तो कौन देखेगा? चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर। एक एडवाइजरी इशू की गई थी यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के द्वारा, NCPCR के द्वारा, और उस एडवाइजरी में लिखी हुई चीज़ों के हिसाब से ही होम मिनिस्ट्री ने जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 के प्रोविजंस, जिस प्रोविजन में ये लिखा है कि भाई एक ऑफिसर जो कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के रैंक के नीचे का नहीं होगा, उसको हर पुलिस स्टेशन में CWPO की डेजिग्नेशन दिया जाएगा। ये CWPO का काम क्या होगा? चाइल्ड रिलेटेड केसेस को देखना। और रिसेंटली होम मिनिस्ट्री ने अपने एडवाइजरी में सारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस स्टेटों को ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि भैया हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट होनी चाहिए, जिसके अंदर एक ऑफिसर होने चाहिए कम से कम डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की रैंक का, और ये पर्टिकुलर ऑफिसर अपने डिस्ट्रिक्ट के सारे थानों के टच में होगा, सारे CWPO के टच में होगा।
तो हर यूनिट पे, चाहे वो पुलिस स्टेशन की यूनिट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की यूनिट हो, खासकर डिस्ट्रिक्ट लेवल की यूनिट में एक CWPO तो होगा ही, DSP रैंक का, और पुलिस स्टेशन में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रैंक का। और ये यूनिट में CWPO के साथ 2 सोशल वर्कर्स होंगी जो कि चाइल्ड वेलफेयर में एक्सपर्ट होंगी। ये पुलिस के साथ मिलकर चीजों को कोऑर्डिनेट करेंगे। इन 2 सोशल वर्कर्स में एक एटलीस्ट वुमेन होगी, क्योंकि गर्ल चाइल्ड कहीं ना कहीं वुमेन ऑफिसर के साथ कंफर्टेबल होगी, खासकर वो गर्ल चाइल्ड जिसके अगेंस्ट कोई सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जैसी एक्टिविटी हुई हो। फिर भाई, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन रूल्स 2016, इसके अंदर स्पेसिफिक रोल दिए गए हैं CWPO को और स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को चाइल्ड राइट वॉयलेशंस के रिस्पेक्ट में। तो उन सबका कॉम्प्लायंस होना चाहिए, फंक्शनिंग होनी चाहिए, और इन कॉम्प्लायंस के समय समय पे रिव्यू भी लिया जाएगा, और जो एरिंग ऑफिसर्स हैं उनको यहाँ पे पनिशमेंट भी दिया जा सकता है। और ये सब यहाँ पे हो क्यों रहा है? हो इसलिए रहा है क्योंकि रिसेंटली चाइल्ड के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस का क्वांटम है वो बढ़ा है। पॉक्सो के अंदर, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के अंदर जो मर्डर्स ऑफेंसेस है वो बढ़े हैं। अगर आप देखो तो 2020 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डाटा के हिसाब से 1,28,531 बच्चों के अगेंस्ट क्राइम हुआ था। ये नंबर 2021 में 1,49,404 हो चुका है। मध्य प्रदेश में 19,173 केसेस देखने को मिले चिल्ड्रन के अगेंस्ट ऑफेंसेस के। उत्तर प्रदेश में 16,838 केसेस। अभी तक देखो तो 1,402 चिल्ड्रन को मर्डर किया गया इन 1,279 केसेस। अगर किडनैपिंग और एब्डक्शन की बात करो तो अब तक 1,15,414 केसेस देखने को मिले हैं किडनैपिंग और एब्डक्शन के, जिसमें 1,18,549 चिल्ड्रन मतलब इन्वॉल्व है। तो 2021 में 1,18,549 केसेस किडनैपिंग के, एब्डक्शन के देखने को मिले हैं। टोटल 1,18,549 चिल्ड्रन इन 1,15,440 केसेस। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ये टॉप 3 स्टेट्स हैं किडनैपिंग और एब्डक्शन के रिस्पेक्ट में। फिर आ जाते हैं GS पेपर 2 एजुकेशन। डिक्लाइन इन प्री प्राइमरी एनरोलमेंट्स कंटिन्यूड इन 2021-22 सेज गवर्नमेंट। GS पेपर 2 एजुकेशन न्यूज आपको काम आएगी। देखिए क्या है, प्री प्राइमरी क्लासेस 2021-22 में वो बच्चे जो कि प्री प्राइमरी क्लासेस में पढ़ रहे हैं उनका नंबर 30% घटा है। क्या है, कोविड के आने के बाद से ऑनलाइन डिजिटल एजुकेशन बढ़ रही है। अब जिसके पास डिजिटलाइजेशन है वो तो थोड़ा बहुत चलो पढ़ ले रहा है, जिसके पास नहीं है वो पीछे। अगर आप देखो यहाँ पे हम लोग कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। पैंडेमिक से पहले अगर आप देखो, मतलब 2020-21 में पैंडेमिक आया, तो उससे पहले की अगर आप बात करो 19-20 में 1.35 करोड़ बच्चों ने इनरोल किया था प्री प्राइमरी क्लासेस में। लेकिन 2019-20 के पास 2020-21 में अगर आप देखो तो 21% नंबर घटा। 2020-21 में 1.06 करोड़ बच्चों ने इनरोल किया प्री प्राइमरी क्लासेस में। तो समझिए, पैंडेमिक से पहले 2019-20 में 1.35 करोड़ बच्चों ने प्री प्राइमरी क्लासेस में इनरोल किया, और उसके जस्ट एक साल बाद 2020-21 में 1.06 करोड़ बच्चों ने प्री प्राइमरी क्लासेस में इनरोल किया, और उसके बाद 2021-22 में 94.95 लाख बच्चों ने प्री प्राइमरी क्लासेस में इनरोल किया। मतलब 2019-20, 2021, 21-22 लगातार प्री प्राइमरी क्लासेस में जो इनरोलमेंट है कम हो रहा है। सबसे पहले था 1.35 करोड़, फिर हुआ 1.06 करोड़, फिर हुआ 94.95, 94.95 लाख। तो ये अगर आप देखो तो साल दर साल 2019-20 से लेकर 2020-21 में कितना कम हुआ? 21%। 2020-21 से कंपैरिजन में 21-22 में कितना कम हुआ? 10%। ये नंबर याद रखिएगा, इसको लिख दीजिएगा। अब आप बोलोगे कि ये डाटा आया कहां से? तो यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस रिपोर्ट ऑन स्कूल एजुकेशन, इससे ये डाटा आया। तो आप बोलो डाटा का सोर्स क्या है? तो डाटा का सोर्स भी आप अपने आंसर राइटिंग में कोट कर सकते हो। ठीक है भाई, ये तो बात हो गई हमने प्री प्राइमरी की। अब प्राइमरी क्लासेस की बात करो तो प्राइमरी क्लासेस मतलब कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक। तो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक जो एनरोलमेंट 2020-21 में था वो था 12.2 लाख, और ये 2021-22 में हो गया 12.18 लाख, 2000 और कम हो गया। फिर अगर आप टोटल एनरोलमेंट की बात करो फ्रॉम प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी, तब आप कहीं ना कहीं देखो एनरोलमेंट बढ़ा है। 2020-21 में ये एनरोलमेंट 2021-22 से 19 लाख कम था। मतलब 2021-22 में एनरोलमेंट 2020-21 से कितना बढ़ा है? 19 लाख बढ़ा है। टोटल एनरोलमेंट 2021-22 का कितना था? 25.57 करोड़, 25.57 करोड़। तो ऑब्वियस ही बात है, पहले कितना रहा होगा 2020-21 में? 25.38 करोड़।
ठीक है भाई, चूंकि 19 लाख बढ़ गया। गॉट इट। तो ये है। अच्छा, नंबर ऑफ स्कूल्स जो हैं वो भी कम हुए हैं यहाँ पर। 2021-22 में 20,000 कम स्कूल थे व्हेन रिस्पेक्ट टू 2020-21। 2020-21 में स्कूल्स थे 14.89 लाख, 14.89, और 2021-22 में स्कूल्स थे 15.09 लाख। और ये ज्यादातर जो स्कूल बंद हुए हैं वो स्कूल्स हैं जो प्राइवेट मैनेजमेंट के अंदर आते थे। फिर नंबर ऑफ टीचर्स भी यहाँ पे कम हुए हैं 2021-22 में व्हेन कंपेयर टू 2020-21। जो टीचर्स हैं वो कितने कम हुए हैं? 1.89 लाख, या फिर प्रिसाइज नंबर्स में लिख लीजिए परसेंटेज में 1.98%। ठीक है ना। तो अगर आप देखो तो 2020-21 में नंबर ऑफ टीचर्स थे 96.96 लाख, और 2021-22 में टीचर्स हो गए 95.07 लाख। ठीक है भाई। कंप्यूटर फैसिलिटीज की बात की जाए, कंप्यूटर फैसिलिटीज बढ़ी है भाई। अगर आप देखो तो कोविड से पहले 38.5% स्कूलों में कंप्यूटर्स हुआ करते थे और इंटरनेट फैसिलिटी होती थी 22.3% स्कूलों में। कोविड के बाद अगर आप देखो तो कंप्यूटर फैसिलिटीज 44.75% स्कूल्स में है और इंटरनेट एक्सेस 33.9% स्कूल्स में। तो कंप्यूटर फैसिलिटीज और इंटरनेट फैसिलिटीज ये स्कूलों में बढ़ी हैं कोविड के बाद, और इसकी स्पेसिफिकली कोशिश की गई, केंद्र की सरकार के द्वारा पैसा दिया गया, राज्य की सरकार के द्वारा पैसा दिया गया। तो पैसा खर्च करेंगे तो कुछ ना कुछ आउटकम तो मिलेगा ही। फिर ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो की बात कर लेते हैं। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो क्या होता है? वैसे तो आपको पता होना चाहिए, मैंने कई बार पहले बताया है कि एक करस्पॉन्डिंग एज ग्रुप में जो स्पेसिफिक लेवल ऑफ एजुकेशन है, जैसे 5-6 साल का बच्चा प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ेगा, कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4 में, तो प्राइमरी लेवल में पढ़ने वाले जो बच्चों का एज ग्रुप है, कितने परसेंट बच्चे एनरोल्ड हैं? तो भैया एक तो सबसे खास बात यह है कि हायर सेकेंडरी लेवल पे देखो तो जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है वो 2018-19 में था 50.14%, 2021-22 में हो गया 57.6%। सेकेंडरी क्लासेस में 2018-19 में जो इनरोलमेंट था वो था कितना? 76.9%। 2021-22 में कितना हो गया? 79.6%। लेकिन जब बात आती है प्राइमरी सेक्शन की, तो प्राइमरी सेक्शन में जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है वो अगर आप देखो तो 2018-19 में कितना था? 101.3%, और 2021-22 में कितना हो गया? 104.8%। एक क्वेश्चन ये उठता है कि यार प्राइमरी सेक्शन में 2018-19 में जो इनरोलमेंट था, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, वो 101.3% था, 2021-22 में 104.8% हो गया। ऐसे कैसे हो गया? 100% से ज्यादा कैसे हो सकता है इनरोलमेंट? क्योंकि अभी तो मैंने आपको बताया कि एक स्पेसिफिक एज ग्रुप में जितने बच्चे हैं उनमें से कितने बच्चे एनरोल्ड हैं उस स्पेसिफिक एज ग्रुप की पढ़ाई में, तो 100% से ज्यादा कैसे हो सकता है नंबर? तो क्या होता है, प्राइमरी सेक्शन में जो एनरोलमेंट है ना, जरूरी नहीं है कि हर बच्चे को पढ़ने की अपॉर्चुनिटी सही समय पे मिल जाए। तो एक 7 साल का बच्चा है, माँ बाप गरीब है, हो सकता है कि उस समय पे वो अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई में एनरोल ना करा पाए हो, लेकिन जब वो बच्चा 10 साल का हो गया तब हो सकता है उसके माँ बाप इतने काबिल हो गए हों कि वो अपने बच्चों को पढ़ा पाए। तो कभी कभी क्या होता है कि एज लिमिट को ओवरशूट करने के बाद एक बच्चे की पढ़ाई शुरू होती है। अब पढ़ाई शुरू होगी तो सीधे सेकेंडरी का तो पढ़ने नहीं लगेगा ना अपनी एज ग्रुप के हिसाब से, पहले जो उसकी प्राइमरी की पढ़ाई छूट गई है वो पूरी करेगा। तो कुछ लोग अपनी एज ग्रुप को ओवरशूट करने के बाद, जब उनको आप कह लो सेकेंडरी में होना चाहिए था, तब वो प्राइमरी की पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि प्राइमरी की जब वो थे एज ग्रुप में तब उनको पढ़ाई करने को मिला नहीं। तो उस केसेस में प्राइमरी इनरोलमेंट में, प्राइमरी सेक्शन में जो आपको ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो 100% से ज्यादा मिलेगा, क्योंकि कई बार बड़े लोग, उम्र से ज्यादा लोग जब पढ़ाई नहीं किए होते हैं तो शुरुआत में अपने बेसिक बनाने के लिए उन्हें प्राइमरी की ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल मान लो कोई एक अनपढ़ लेडी है 20 साल की, अब 20 साल की अनपढ़ लेडी सीधे सीधे तो मैथ का हायर लेवल सॉल्व नहीं करने लगेगी, ठीक है ना, वर्णमाला नहीं लिखने लगेगी। तो सबसे पहले तो उसको प्राइमरी लेवल की क ख ग घ ABCD सीखनी पड़ेगी ना। तो अगर मान लो मैं आप, कोई भी ऐसा इंडिविजुअल है जो बिल्कुल अनपढ़ है, तो पढ़ाई शुरू करेगा तो प्राइमरी लेवल से ही शुरू करेगा। इसीलिए प्राइमरी लेवल में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 100% से ज्यादा दिखता है। फिर अगर आप जेंडर पैरिटी इंडेक्स की बात करो तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में जो जेंडर पैरिटी इंडेक्स है, मतलब कितना रिप्रेजेंटेशन है गर्ल्स का स्कूल में विद रिस्पेक्ट टू देयर पॉपुलेशन, तो उस कंटेक्स्ट में ये 1 निकल के आ रहा है। मतलब जितनी गर्ल पॉपुलेशन है उतने का ही इनरोलमेंट नजर आ रहा है। मतलब ये एक अच्छा स्टैटिस्टिक निकल के आ रहा है कि सारी बच्चियां इनरोल हो रही हैं पढ़ाई के लिए। आई होप मैं आपको इस आर्टिकल में सेंस कर पाया हूं, ठीक से चीजें समझा पाया हूं। अगला आर्टिकल, जीएस पेपर 3 बायोडाइवर्सिटी, नागालैंड मणिपुर चीयर एज अमूर फैल्कन्स अराइव। तो भैया 7 अक्टूबर में अमूर फैल्कॉन्स पहुंचना शुरू हो गए। कहां कहां? तो नागालैंड की वोखा डिस्ट्रिक्ट में
और मणिपुर की तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना भाई। तो भाई इन दो डिस्ट्रिक्ट्स में 7 अक्टूबर को बहुत सारे हजारों की तादाद में अमूर फाल्कन्स पहुंचने लगे। अगर आप देखो तो अमूर फाल्कन्स के लिए जो वोखा डिस्ट्रिक्ट है, इट इज अ डिक्लेयर्ड सेकेंड होम। फिर जो नेबर में तमेंगलोंग मणिपुर में ओवरऑल जो ऑफिशियल्स और वाइल्ड लाइफ लवर्स हैं, पहले क्या होता था कि तमेंगलोंग मणिपुर में ये जो अमूर फाल्कन्स पकड़ते थे तो इनको मार मार के लोग खा जाते थे। तो आप देखोगे कि मार्केट वगैरह में अमूर फाल्कन्स बिका करते थे कि भाई खरीद के ले जाओ, घर में पका के खाओ। कहीं कहीं तो मार्केट में रेडी पे स्टॉल लगा के फ्राइड और स्मोक्ड अमूर फाल्कन बेचे जाते थे। ट्राइबल्स वगैरह का खाना हुआ करता था। लेकिन जो वाइल्ड लाइफ लवर्स हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने ट्राइबल्स को समझाया कि देखिए ये अमूर फाल्कन्स ग्लोबल इकोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दोस्त हैं आपके, इकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर अमूर फाल्कन्स है ना, ये इंसेक्ट को खाते हैं, और अगर ये इंसेक्ट को खाएंगे तो इंसेक्ट की पॉपुलेशन कंट्रोल में आएगी। तो इंसेक्ट ज्यादा क्रॉप्स को बर्बाद नहीं कर पाएंगे, तो फार्मर्स को उससे मदद मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ट्राइबल्स को ये समझ में आया कि अमूर फाल्कन्स उनके लिए इंपॉर्टेंट है, और अमूर फाल्कन्स का यहाँ पे जो हंटिंग की जाती थी तमेंगलोंग में, वो यहाँ पे कम हो गई है। कहीं ना कहीं अब जो लोग हैं तमेंगलोंग में और वोखा डिस्ट्रिक्ट नागालैंड में, वो अमूर फाल्कन्स को अपने दोस्त की तरह देखते हैं। अमूर फाल्कन लगभग 150 ग्राम की चिड़िया है, छोटे बर्ड है। जो मेल है वो ग्रे कलर का होता है, जो फीमेल्स हैं वो डार्क स्ट्रीक्ड क्रीम या फिर ऑरेंज कलर की होती है। खास बात यह कि ये बर्ड स्पेशीज नॉन स्टॉप उड़ती है फ्रॉम मंगोलिया टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। 5 दिन और रातों में 5600 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ओवरऑल इनकी एक सर्कुलर माइग्रेटरी जर्नी होती है 22,000 किलोमीटर की। ब्रीफली छोटे समय के लिए म्यांमार में भी रुकते हैं और फिर उड़ते हुए सीधे सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया से होते हुए साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। तमेंगलोंग में इन पर्टिकुलर अमूर फाल्कन्स को मैसेंजर ऑफ गॉड समझा जाता है, जो कि इसका मतलब यह है कि जब अमूर फाल्कन्स आएंगे तो बड़े स्केल पे ये टर्माइट और इंसेक्ट को खा जाएंगे, और टर्माइट इंसेक्ट खा जाएंगे तो ये टर्माइट इंसेक्ट क्रॉप्स को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तो नेचुरली ये अमूर फाल्कन्स फार्मर्स की मदद कर रहे हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर इस स्पेशी अमूर फाल्कन्स को प्रोटेक्ट किया गया, और 25 अक्टूबर को लास्ट ईयर अमूर फाल्कन डांस फेस्टिवल मनाया गया था। कहां पे? तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट मणिपुर में। ओवरऑल अमूर फाल्कन्स की इंपॉर्टेंस को डिस्प्ले करने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल न्यूज। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल में फिर से प्रधानमंत्री बन गए। यार लैपिड ने यहाँ पे डिफीट एक्सेप्ट कर ली है। ये पर्टिकुलर करंट न्यूज और जो हिंदू एडिटोरियल का आर्टिकल है वो दोनों साथ में आपको समझा देता हूं। तो इस वीक के इजरायली इलेक्शन में बेंजामिन नेतन्याहू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, ताकत में ये आ चुके हैं। अगर देखो तो कंट्री की मोस्ट राइट विंग गवर्नमेंट इन हिस्ट्री को ये यहाँ पे लीड करेंगे। ये इजराइल का पिछले 4 सालों में 5वां इलेक्शन है, और फाइनली नेतन्याहू वहां पे फिर से ताकत में आ रहे। नेतन्याहू पिछले 12 सालों में ऑलरेडी रह चुके थे प्रधानमंत्री। 2021 में इनको आउस्ट किया गया, 17 महीने तक ये प्रधानमंत्री नहीं रहे, अपोजिशन ने राज किया, और अब ये फिर से प्रधानमंत्री की पोस्ट पे वापस आ गए। कुछ डिसेंशंस हैं यहाँ पे, कुछ ओवरऑल लीगल इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर बहुत सारे करप्शन के केसेस भी चल रहे हैं। तो जुडिशरी वगैरह यहाँ पे क्या बोलती है इसको देखा जाएगा। नेतन्याहू जो सरकार बनाएंगे उसमें कुछ अल्ट्रा नेशनलिस्ट और अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स भी हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि 120 सीटों की जो नेसेट पार्लियामेंट है, आप कह लो इजराइल की, उसमें 64 सीटें आ जाएंगी बेंजामिन नेतन्याहू के कोalition के पास। अब 64 लिखा है यहाँ पे, और जब एडिटोरियल वाला आर्टिकल है वहां पे लिखा है 65 सीटें। ठीक है ना भाई। इनके जो अपोनेंट है मिस्टर यार लैपिड, उन्होंने 51 सीटें जीती हैं। अगर आप देखो तो अपोजिशन का पूरा कोalition मिला लो एक छोटी अरब पार्टी के साथ, तो 51 सीटें बनती हैं उनके पास। तो फाइनली बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ पे कोalition बनाएंगे। हालांकि ऑफिशियली ये अभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, ओवरऑल मेजॉरिटी इनको प्रूव करनी पड़ेगी। इलेक्शंस ये जीत गए, ठीक है भाई। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेंजामिन नेतन्याहू को यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन बोला है, और बोला है कि इंडिया इजराइल की स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को हम सामने लेके जाएंगे वगैरह वगैरह। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये होने वाली है कि मिस्टर नेतन्याहू की जो टॉप पार्टनर है गवर्नमेंट में, वो है फार राइट रिलीजियस ज़ियोनिस्ट पार्टी के कैंडिडेट इतामार बेन ग्विर। इतामार बेन ग्विर अपने आप में एक बहुत ही कंजर्वेटिव एलिमेंट है, बहुत ही ज्यादा राइट विंग एलिमेंट है। ये तो बेंजामिन नेतन्याहू से भी 100 कदम आगे है। एक रेसिस्ट एंटी अरब राबी का ये डिसिपल रहा है। अगर आप देखो तो वेस्ट बैंक के अंदर जो पैलेस्टीनियन ऑटोनॉमी बची है थोड़े बहुत इलाकों में, उसको भी खत्म करने की बात करता है बेन ग्विर। बेन ग्विर ने अपने घर में बरूच गोल्डस्टीन नाम के एक इंसान की फोटो टांग रखी है।
ये वो इंसान है, एक ऐसा अमेरिकन इजरायली है जिसने 29 पैलेस्टीनियंस को वेस्ट बैंक शूटिंग अटैक में 1994 में मार दिया था। बेन गुवेर चाहते हैं कि जितने भी अरब लेजिस्लेटर्स इजराइल के अंदर रह रहे हैं उनको उठा के इजराइल से बाहर फेंक दिया जाए। नेशनल पुलिस फोर्स का कमांड चाहते हैं बेन गुवेर। एक बार नेशनल पुलिस फोर्स की कमांड इनके हाथ में आ गई तो भैया ये पैलेस्टीनियंस को तो जिंदा नहीं रहने देंगे, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। एक और बात, ये जो रिलीजियस जियोनिज्म वाली राइट विंग पार्टीज हैं बेन गुवेर की, ये इजराइल के लॉ में कुछ बेसिक फंडामेंटल चेंजेस चाहती हैं। ये चाहती हैं कि इजराइल के लॉ में जो भी थोड़ी बहुत चेक्स एंड बैलेंसेस हैं इजरायली गवर्नमेंट के अगेंस्ट, वो चेक्स एंड बैलेंसेस हटा दिए जाए। मतलब जो ताकत यहाँ पे जुडिशरी के पास है, जो ताकत यहाँ पे आप कह लो बाकी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के पास है इजराइल की सरकार के अंदर। देखिए क्या होता है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, ये तीन चीजें होती हैं। इजराइल के अंदर भी जो नेसेट है, नेसेट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इसकी पावर को कंट्रोल करने के लिए कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस, कुछ पावर्स जुडिशरी के हाथ में भी दी गई हैं। तो जुडिशरी की पावर को पूरी तरीके से खत्म करने की बात कर रहा है फार राइट विंग, ठीक है ना। फिर एक और है बेजलेल स्मोट्रिच, ये भी एक वेस्ट बैंक सेटलर है, फार राइट विंग का मेंबर है। ये डिफेंस मिनिस्ट्री का चार्ज चाहता है, डिफेंस मिनिस्टर बनना चाहता है, और डिफेंस मिनिस्टर बनने के बाद इजराइल के वेस्ट बैंक मिलिट्री ऑपरेशन को ये और ज्यादा कंसोलिडेट करेगा। पैलेस्टीनियंस का तो जिंदा रहना ही मुश्किल कर देंगे ये लोग अगर जीत जाते हैं और अपने हिसाब से काम करते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ पे ओवरऑल इलेक्शन जीत गए हैं, 4 हफ्ते के अंदर इनको सरकार बनानी है ऑफिशियली, फिर ये यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, ठीक है भाई। तो ये चीज यहाँ पे हो रही है। बेंजामिन नेतन्याहू अपने आप में बहुत ज्यादा फार राइट विंग समझे जाते हैं, सबसे बड़े सर्विंग लीडर रहे हैं ये, कहाँ के, इजराइल के। 2021 में ये पावर से हट गए थे 12 कंसेक्यूटिव ईयर्स पावर में रहने के बाद। उसके बाद जो अपोजिशन की सरकार बनी उसमें एक छोटी सी अरब पार्टी भी थी। अब ये फार राइट विंग फिर से यहाँ पे आ गया। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू के अगेंस्ट बहुत सारे फ्रॉड, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ब्राइब, करप्शन के इल्जाम लगे हैं। तो हो सकता है कि इन एग्जामों को यूटिलाइज करके जो फार राइट मेंबर है बेन गुवेर, ये एक बार को सोच रहा हो कि मैं पीएम बन जाऊं। तो क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। नेसेट की बात कर लेते हैं। इजराइल का यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, सुप्रीम स्टेट बॉडी है, सोवरेन है इजरायली सरकार। जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा होती है, वहां पे केवल एक हाउस है, नेसेट। नेसेट सारे लॉज पास करता है। नेसेट प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करता है, ठीक है। नेसेट कैबिनेट को अप्रूव करता है। गवर्नमेंट के वर्क को सुपरवाइज नेसेट करता है। नेसेट स्टेट कॉम्प्ट्रोलर को अपॉइंट करता है, अपने मेंबर्स की इम्यूनिटी को वेव ऑफ कर सकता है नेसेट। स्टेट कॉम्प्ट्रोलर और प्रेसिडेंट को ऑफिस से हटा सकता है नेसेट। नेसेट को डिसॉल्व करने की अथॉरिटी केवल प्रधानमंत्री के पास है। नेसेट बैठता कहाँ है, जेरूसलम में, गिबत-राम में, ठीक है भाई। अब इसी के पैरेलल दोस्तों एक और आर्टिकल है यहाँ पे। इस आर्टिकल में बस वही सारी चीजें लिखी हैं जो पहले के आर्टिकल में हमने डिस्कस की हैं, कि भाई बेंजामिन नेतन्याहू पिछले 17 महीनों से अपोजिशन में, अब इन्होंने एक स्टनिंग कमबैक की, इनकी लिक्विड पार्टी जीत गई है। और अकेले को लिक्विड पार्टी नहीं जीती है, लिक्विड पार्टी ने राइट रिलीजियस एलाइज के साथ मिलकर ओवरऑल अपना कोalition बनाया है। 4 हफ्ते के अंदर इस कोalition को सरकार बनानी है, ठीक है भाई। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर ट्रायल चल रहा है 3 करप्शन के केसेस का। तो ओवरऑल इस ट्रायल में क्लीन बाहर निकलना बहुत जरूरी है नेतन्याहू के लिए। अगर करप्शन में कन्विक्ट हो जाते हैं तो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर रह पाएंगे, इस बात के चांसेस थोड़े कम है। पैलेस्टीन के अगेंस्ट जो स्टांस है रिलीजियस जियोनिज्म का, इतमार बेन गुवेर का, ये और हार्ड लाइन होने वाला है। तो ये सब बातें हैं। तो कुछ भी नया इस अलग से एडिटोरियल के आर्टिकल में नहीं बताया गया, इसलिए मैंने अलग से ओवरऑल मतलब साथ ही साथ में दोनों करंट अफेयर्स और एडिटोरियल आपको दिखा दिया। अब बात करते हैं भाई यहाँ वंगाला फेस्टिवल की। वंगाला फेस्टिवल में किस प्रकार के सेलिब्रेशंस होते हैं, राइट साइड में एनिमेशन में आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। कहाँ का फेस्टिवल है भाई ये वंगाला, तो मेघालय का फेस्टिवल है। जो गारो ट्राइब है मेघालय की, वो इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को मनाती है। इस पर्टिकुलर जो वंगाला फेस्टिवल है, इसको आप लोग फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में पूरी मेहनत करने के बाद जब गुड आउटपुट आता है फील्ड में, तब इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को मनाया जाता है। और इसका मतलब ये भी है कि मेघालय के अंदर विंटर का ऑनसेट हो रहा है, ओके। इसमें होता है एक वंगाला डांस, और ये वंगाला डांस ही यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर इमेज में होता हुआ नजर आ रहा है। राइजिंग वाटर, इस बार राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 हो रहा है मेघालय में, उमियाम लेक के किनारे, और वहां पे इस प्रकार के सीन, सुंदर सुंदर सीन्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं गोल्ड मशरूल कॉम्बो टू ईज ड्रग डिलीवरी। जीएस पेपर थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काम की न्यूज है। तो भैया क्या हो रहा है कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक गोल्ड, इसको मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है।
अब इस अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक गोल्ड को आप मशरूम के फेज में ले आओ एफिशिएंसी से इसको ग्राउंड लेवल पे ड्रग डिलीवरी के लिए। देखिए क्या है, कॉर्डी गोल्ड नैनो पार्टिकल्स, CORAUNPS। ये बेसिकली कोलैबोरेटिव एक्सपेरिमेंट है साइंटिस्ट का। ये साइंटिस्ट 4 इंडियन इंस्टीट्यूशंस के हैं। तो ये 4 इंडियन इंस्टीट्यूशंस के साइंटिस्ट ने मिलकर कोलैबोरेटिव एक्सपेरिमेंट किया है और इसको मिला है एक इंटरनेशनल पेटेंट फ्रॉम जर्मनी। ठीक है भाई, कॉर्डिसेप्स मिलिटैरिस के एक्सट्रैक्ट्स गोल्ड सॉल्ट्स का सिंथेसिस करके ये नैनो पार्टिकल्स बनाए गए हैं और ये नैनो पार्टिकल्स ह्यूमन बॉडी में ड्रग डिलीवरी को और एफिशिएंट कर देंगे। कॉर्डिसेप्स मिलिटैरिस की बात करो तो एक हाई वैल्यू पैरासिटिक फंगस है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर बोडोलैंड यूनिवर्सिटी में इस पैरासिटिक फंगस को लैब ग्रोन किया गया है। एक हाईली पेटेंटेड रिसर्च वर्क है। इसका पेटेंट इंडिया के इंस्टीट्यूट्स को जर्मनी से मिल चुका है। तो यहाँ पे कॉर्डी गोल्ड नैनो पार्टिकल्स बनाए जा रहे हैं। कैसे? कॉर्डिसेप्स मिलिटैरिस और गोल्ड सॉल्ट को मिला के। गोल्ड सॉल्ट्स क्या है? आयोनिक केमिकल कंपाउंड्स हैं गोल्ड के, मेडिसिन में इनका इस्तेमाल होता है। और इनको मिला दो किसके साथ? कॉर्डिसेप्स मिलिटैरिस के साथ, तो सुपर मशरूम टाइप का स्ट्रक्चर बनता है और ये ओवरऑल सेल्स के अंदर पेनिट्रेट करके ड्रग पार्टिकल्स को इफेक्टिवली डीप एप्लीकेशन करता है। उनका एक सुपर मशरूम टाइप का स्ट्रक्चर बना देता है जिसकी ट्रेमेंडस मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। साइंटिस्ट लंबे समय से जेनेटिक डाइवर्सिटी और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के ऊपर एक्सटेंसिवली वर्क कर रहे थे। पिछले 8 सालों में मशरूम का कल्टीवेशन किया गया है विद एंटी माइक्रोबियल, एंटी डायबिटिक एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के साथ। इस पर्टिकुलर कोलैबोरेटिव स्टडी ने सुपर मशरूम के मेडिसिनल और न्यूट्रास्यूटिकल प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई किया है। ये जो बायोसिंथेसाइज्ड नैनो गोल्ड पार्टिकल्स हैं, ये नैनो पार्टिकल्स के नए एप्लीकेशन को दिखा रहे हैं और इस एप्लीकेशंस को ऑइंटमेंट्स, टैबलेट्स, कैप्सूल्स और दूसरे प्रकार की दवाइयों को बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। फिर आ जाते हैं अगली न्यूज़ पे, जीएस पेपर 3 लिंक्स टू टेररिज्म। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कोर्ट ने बोला है कि अगर आपके पास जिहादी लिटरेचर पाया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक टेररिस्ट पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, आपने कोई क्राइम किया। मतलब अगर आपके पास जिहादी लिटरेचर है तो उसको क्राइम नहीं माना जाएगा, लेकिन उस जिहादी लिटरेचर को आप टेररिस्ट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो भाई वो क्राइम है, तब तो आप टेररिस्ट कैटेगरी में आ जाओगे। एक्चुअली इंडिया के अंदर कुछ यूथ्स हैं जो कि आईसिस की आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करते हुए पकड़े गए, तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने उनके ऊपर चार्जेस फ्रेम किए। ये चार्जेस इंडियन पीनल कोड में तो फ्रेम किए ही गए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर भी फ्रेम किए गए। 11 लोगों के अगेंस्ट इन चार्जेस को लगाया गया। अब जब ये केस पहुंचा एनआईए के कोर्ट में, तो एनआईए ने बोला कि भाई अगर आपके पास सिर्फ जिहादी लिटरेचर पाया गया है तो आप क्राइम में इन्वॉल्व, हम ये नहीं मान सकते, लेकिन अगर आप किसी भी प्रकार से इस जिहादी लिटरेचर को दूसरों को पढ़ाते, लिखाते, सिखाते, भड़काते नजर आ रहे हो, तब तो भाई आपको रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, कोर्ट ने क्या बोला। दो सच jihadist literature is not expressly or specifically banned under any provision of law. It is not fathomable in law unless and until there is material about execution of such philosophy so as to do terrorist act. तो मतलब अगर आपके पास जिहादिस्ट लिटरेचर पाया गया तो सिर्फ आपके पास लिटरेचर पाया गया, इससे ये प्रूव नहीं होता कि आप इसको फैला रहे हो। लेकिन अगर आप इसको फैला रहे हो तो कहीं ना कहीं आप क्राइम में इन्वॉल्व हो। यहाँ पे जो 11 लोग थे वो केरला, कर्नाटका और कश्मीर के थे। तो जो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज हैं स्पेशल कोर्ट एनआईए के धर्मेश शर्मा साहब, इन्होंने 11 में से एक को एक्विट कर दिया। बेसिकली हो सकता है उस एक के पास केवल जिहादिस्ट लिटरेचर पाया गया हो, वो उसके प्रोपोगेशन में इन्वॉल्व ना लगा हो, इसलिए उसको एक्विट कर दिया गया। बाकी सबको रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ द इंडियन पीनल कोड और सेक्शन 38 और सेक्शन 39 ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर कन्विक्ट किया गया है। ठीक है ना भाई। तो कुल मिला के एनआईए कोर्ट के शर्मा साहब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भाई अगर जिहादिस्ट लिटरेचर आपके पास मिला है, सिर्फ आपकी कस्टडी में मिला है, आप उसको पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप उसको किसी और को फैलाते, सिखाते, समझाते नजर आ रहे हो तब तो भाई गड़बड़ काम है, तब तो कहीं ना कहीं आप टेररिस्ट आइडियोलॉजी को फैला रहे हो। लेकिन सिर्फ आपके पास लिटरेचर पाया गया, इसके बेसिस पर आपको क्राइम में इन्वॉल्व नहीं माना जा सकता। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग डेफिनेशन है। अगर आपके पास आईसिस का जिहादिस्ट लिटरेचर पाया गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आईसिस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना लिया गया है। आईसिस ऑर्गेनाइजेशन में आप कोई मेंबर हो, आपके पास कोई डेजिग्नेशन है, आपके पास कोई पोजीशन है, हायरार्की, इसका कोई प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए। आप किसी स्लीपर सेल के मेंबर हो, उसका कोई प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए। जब प्रॉपर एविडेंस होगा तब आपके ऊपर एक्चुअल टेररिस्ट चार्जेस फ्रेम होंगे। इसीलिए यहाँ पे 11 में से
एक लोग को छोड़ा गया जो कि इस एक के अगेंस्ट ना ही स्लीपर सेल का मेंबर होने का, ना ही जिहादिस्ट लिटरेचर को फैलाने का कोई प्रूफ वगैरह या मिला होगा। तो इसलिए यहाँ पे इसको एक्विट किया गया है और बाकी लोगों को अलग अलग क्वांटम की सजा सुनाई जाएगी, अलग अलग मैनर्स में कन्वर्ट किया जाएगा। जो लोग सिर्फ जिहादिस्ट लिटरेचर फैला रहे होंगे उनको अलग तरीके से किया जाएगा। जिनको आईसिस के अंदर कोई डेजिग्नेशन मिला है, हायरार्की मिली है, प्रॉपर तरीके से उन्होंने आईसिस की वाव पढ़ी है, उनको अलग तरीके से क्राइम में इन्वॉल्व माना जाएगा, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का वो मेंबर माना जाएगा। तो सिर्फ इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल्स के आधार पर, सिर्फ इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल्स आपके पास पाए गए हैं, इस आधार पर आपको दोषी नहीं करार दिया जा सकता, आपको टेररिस्ट नहीं करार दिया जा सकता। आपको ये नहीं कहा जा सकता कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट वॉर वेज कर रहे हो जब तक अनटिल अनलेस ग्राउंड लेवल पे आप उसको इंप्लीमेंट करते ना नजर आओ। अब कुछ हद तक आप आईसिस की आइडियोलॉजी को दूसरों को समझा रहे हो, सीक्रेट सोशल मीडिया हैंडल्स को इस्तेमाल करके दूसरों के पास जिहादिस्ट लिटरेचर पहुंचा रहे हो, उसको सिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक आपको इन्वॉल्व माना जाएगा कि हाँ भाई, आप आईसिस आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट कर रहे हो, दूसरे युवाओं को भड़का रहे हो, तो यू आर देन रिस्पॉन्सिबल। बट एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे आपने कोई टेररिस्ट एक्ट नहीं किया है। हालांकि टेररिस्ट एक्ट को पोटेंशियली क्रिएट करने वाला प्रोपोगेंडा आप फैला रहे हो, तो उस केस में आपको चार्ज जरूर किया जाएगा, बाइज्जत बरी तो आप नहीं होगे। लेकिन सिर्फ लिटरेचर आपके पास पाया गया, आप कहीं उसको फैलाते नहीं पाए गए, बताते नहीं पाए गए, तो भाई आप एक्विट कर दिए जाओगे। इसलिए 11 में से 1 लोगों को यहाँ पे एक्विट कर दिया गया। तो ये ओवरऑल यहाँ बताया गया। फिर भाई माउंट किलिमंजारो में खतरनाक आग लगी हुई है। वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ माउंट किलिमंजारो में मल्टीपल फायर की वजह से बर्बाद हो रही है। जो तंजानिया के प्राइम मिनिस्टर है कासिम माजिलियावा, उन्होंने बताया कि हंड्रेड्स ऑफ तादाद में सोल्जर्स और वॉलंटियर्स को यहाँ पे डिप्लॉय किया गया। ये जो फायर यहाँ पे लगी इसको बुझाने की कोशिश की जा रही है। 21 अक्टूबर को करंगा साइड जो है किलिमंजारो की, जहाँ पे क्लाइंबर्स चढ़ते हैं, वहाँ पे आग लग गई थी। 4000 मीटर का ये जो आप कह लो अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है किलिमंजारो, यहाँ पे बहुत लोग चढ़ा करते हैं। किलिमंजारो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बहुत सारी इंडेंजर्ड स्पेशीज यहाँ पे पाई जाती हैं। इसकी जो पीक है वो स्नो कैप्ड है। हालांकि ऐसा बताया जा रहा है आगे आने वाले समय में कि अगले कुछ सालों में ये जो ग्लेशियर्स और जो पीक किलिमंजारो के टॉप पे पाई जाती है बर्फ, ये बिल्कुल हट जाएगी। 5895 मीटर इसकी हाइट है। हाईएस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है, 19340 फीट। टोपोग्राफिकली माउंट किलिमंजारो इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पीक ऑन द अर्थ। ठीक है ना भाई, ये एक हाइकिंग और क्लाइंबिंग डेस्टिनेशन है। इसके ग्लेशियर्स और आइस फील्ड्स बहुत तेजी से श्रिंक कर रहे हैं। 2025 से लेकर 2035 के बीच में इसके आइस पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। लास्ट टाइम माउंट किलिमंजारो 3,60,000 साल पहले इरप्ट हुआ था, ये भी यहाँ पे बताया गया। तंजानिया में पाया जाता है आपका माउंट किलिमंजारो। कौन कौन सी बॉर्डर कंट्रीज है तंजानिया की? नीचे की तरफ मोजाम्बिक, मलावी, जाम्बिया, वेस्ट में कॉन्गो, बुरुंदी, रवांडा, नॉर्थ में युगांडा और केनिया। ठीक है भाई। फिर आ जाते हैं एडिटोरियल्स पे। तो एडिटोरियल्स में चाइना की 20th पोल्ट्री कांग्रेस वाला आर्टिकल्स में डिस्कस कर नहीं रहा हूँ। वनाउटी से रिलेटेड आर्टिकल मैं आपको बता चुका हूँ। बेंजामिन नेतन्याहू से रिलेटेड आर्टिकल मैं आपको बता चुका हूँ। एक टॉपिक बचा है, वो है हेवी हैंडेड हरी ऑन द वायर फियास्को। देखिए क्या है, अगर आप एक ऐसे पब्लिकेशन हो जो कि सरकार को क्रिटिसाइज करता है और उस केस में अगर वो पर्टिकुलर पब्लिकेशन किसी पर्टिकुलरली हेविली इन्फ्लुएंशियल आदमी के अगेंस्ट कोई झूठा पोस्ट छाप दे, तो उस इंस्टीट्यूशन को छोड़ा नहीं जाएगा। कुछ ऐसा ही वायर के साथ यहाँ पे हो रहा है, ऐसा ऑथर लिख रहा है। तो वायर के अंदर एक पर्टिकुलर रिपोर्ट आई। क्या होता है कि वायर्स अलग अलग पब्लिकेशन क्या करते हैं, जो भी इनके करस्पॉन्डेंट होते हैं, वो करस्पॉन्डेंट जो पब्लिकेशन को न्यूज़ प्रोवाइड करता है उस न्यूज़ को वो वहाँ पे छापते हैं। अब मेटा एक्स चेक प्रोग्राम इंस्टाग्राम, अब हुआ क्या, बीजेपी के नेशनल आईटी डिपार्टमेंट के जो हेड हैं अमित मालवीय साहब के यहाँ पे कुछ उल्टा सीधा लिख दिया गया वायर में। ऐसा बोला गया कि अमित मालवीय साहब ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट को रिमूव करवा दिया, ऐसा कुछ वायर ने छाप दिया। वायर ने किस बेसिस पे छापा? तो वायर का जो कंसल्टेंट था देवेश कुमार ने जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की, उसके बेसिस पे वायर ने रिपोर्ट छाप दी। अब ये रिपोर्ट कुछ हद तक गलत थी, तो मिस्टर अमित मालवीय ने यहाँ पे एक कंप्लेंट फाइल कर दी दिल्ली पुलिस में वायर के अगेंस्ट। वायर ने ओवरऑल देवेश कुमार के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर दी। वायर ने बोला कि भाई हमें तो इन्फॉर्मेशन देवेश कुमार ने दी थी, अब गलत थी तो हम नहीं इसको वेरीफाई कर पाए, वी आर सॉरी फॉर इट, देवेश कुमार रिस्पॉन्सिबल। उतनी देर में दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे छापा मार दिया वायर के ऑफिस में, बहुत सारे डिजिटल प्रूफ को, लैपटॉप्स, फोन्स वगैरह को सीज कर लिया गया यहाँ पे। अब यहाँ पे एक लीगल एंगल उठता है। लीगल एंगल ये उठता है कि अगर अमित मालवीय साहब देवेश कुमार के ऊपर डेफेमेशन का केस फाइल कर रहे हैं, तो वहां पे देवेश कुमार का उनको नाम व्यक्त करना पड़ेगा।
अमित वाल्वीय साहब ने यहाँ पे देवेश कुमार का नाम नहीं लिया है, उन्होंने वायर का नाम लिया है। तो टेक्निकली देवेश कुमार के अगेंस्ट डेफेमेशन की प्रोसीडिंग नहीं शुरू हो सकती। तो डेफेमेशन की प्रोसीडिंग नहीं शुरू हो सकती सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस यहाँ पे द वायर के ऑफिसर्स पे तो देखो छापा मार रहा है। तो इस कंटेक्स्ट में जरूरी ये हो जाता है कि जो अलग अलग पब्लिकेशन है, ये जब भी अपने एडिटोरियल्स छापते हैं, ये जब भी अपनी कोई इन्फॉर्मेशन छापते हैं, तो उस इन्फॉर्मेशन में ड्यू डिलिजेंस करना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि आपको किसी भी कंसल्टेंट ने कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी और उसके बेसिस पर आपने न्यूज छाप दी। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सरकार को भी थोड़ा यहाँ पे बड़ा दिल दिखाने की जरूरत है। ओवरऑल किसी एक पर्टिकुलर पब्लिकेशन जो आपके एंटी बोलता है, उसके अगेंस्ट कोई भी गलती निकल जाए और आप हैवी हैंडेडनेस दिखाइए, वो यहाँ पे सही नहीं है। क्योंकि अगर अमित मालवीय जी ने डेफेमेशन का केस फाइल किया है तो स्पेसिफिक नाम लेना चाहिए था, अब स्पेसिफिक नाम नहीं लिया गया है। तो ऐसा लग रहा है कि केस कुछ इस प्रकार से फाइल किया गया है कि द वायर के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन हो, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो इतना ही था आज के एडिटोरियल में। थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ लेक्चर्स को शेयर करें। मैं आपके साथ बहुत क्लियर टर्म्स में, बहुत ईजी भाषा में लेक्चर्स लाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप हर चीज़ आसानी से समझ जाओ। आई होप मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आते हो, मेरी पढ़ाई हुई चीज़ आपको समझ में आती हो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ साथ विनी सर आपके लिए एनसीईआरटीज और ओवरऑल करंट की न्यूज़ लेके आते रहते हैं, वो भी देखते रहिए अपडेट रहने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो